नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्या कहते हैं कंटिन्यू आर ओ के लिए लगे हुए हैं और हमारी टीम भी आपके साथ लगी हुई है। और हमारा पूरा प्रयास है कि अपना समय जो है निकाल कर हम आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करते रहें। बाकी हमारे टीम के अलग टीचर भी आपके साथ अध्यापन कर रहे हैं और हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर और क्या कहते हैं इतिहास का लेक्चर दोनों कंटिन्यू शुरू है। इसके अलावा एक तरफ जो है पर्यावरण का क्लास चल रहा है और दूसरी तरफ क्या कहते हैं राज्य व्यवस्था का। और भी टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे भूपेंद्र सर हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैम है बायोलॉजी की क्लास लेके आई हैं। अभी फिर और कुछ सब्जेक्ट्स जो होंगे वो अलग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हम इस क्रम की अगली कड़ी में हम बात करेंगे इतिहास के पहले क्लास की। इतिहास का पहला क्लास जो है क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। और पहले इसको समझना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक काल में बेसिकली क्या कहते हैं मानव की उत्पत्ति के पहले की चीज़ें हैं, या अगर इसी के पैरेलल आप भूगोल को ले लेंगे तो मानव की उत्पत्ति कैसे धीरे धीरे हुई है, इस कालक्रम का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि अब मानव की उत्पत्ति का वर्णन तो बायोलॉजी में अलग किस्म से पढ़ेंगे आप, भूगोल में अलग किस्म से पढ़ेंगे। जैसे विज्ञान क्या कहते हैं, कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति जीव के या जीव मनुष्य या जीव की उत्पत्ति क्या कहते हैं उसका एक अलग धारणा है। और लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों को देखेंगे आप क्या कहते हैं तो उसकी एक अलग धारणा है कि मनुष्य की उत्पत्ति पंच क्या कहते हैं उससे हुई है। क्या कहते हैं उसमें क्या क्या था, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, इन सब चीज़ों से हुई। ये चार तत्व दिखते हैं और क्या कहते हैं वायु नहीं दिखती है। अलग अलग मत अलग अलग तरीके से चलता रहता है। जैसे फिर आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं तो वेद वगैरह पुराण वगैरह में अलग इसका वर्णन किया गया है। वहाँ कहा गया है कि क्या कहते हैं वहाँ धीरे धीरे भूगोल का भी आपके क्या कहते हैं वर्णन मिलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या कहते हैं सूर्य से अलग एक पिंड था जो धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होते होते क्या कहते हैं उस पर बर्फ जम गई। बर्फ जमने के बाद क्या कहते हैं जल हुआ। जल के कारण क्या कहते हैं आत्मा ने क्या कहते हैं जल में एक नया रूप लिया। इसी तरह धीरे धीरे कई क्या कहते हैं कालक्रमों में धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। पहले मनुष्य सीधा नहीं बन गया, मनुष्य पहले मनुष्य का रूप कहते हैं पहले बंदर के आकार का था। बंदर के आकार के पहले भी मनुष्य का रूप कुछ न कुछ रहा होगा। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं जब बायोलॉजी पढ़ लेंगे, बायोलॉजी के बाद भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो सब जब वहाँ पे चीज़ों को लिंक करेंगे तब एक अच्छा अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है। बाकी हम भी जब क्या कहते हैं अभी आगे की क्लासों में वर्णन करेंगे तो इसकी एक कहानी आपको सुनाएंगे कि वायु पुराण में या फिर पुराणों में वेदों में क्या कहा गया है, विज्ञान आपका क्या कहता है, विज्ञान के अलावा क्या कहते हैं उपनिषद आपके क्या कहते हैं मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में, और आपका इतिहास क्या कहता है, आपका भूगोल क्या कहता है। ठीक है, ये चीज़ें जानना जरूरी है। आगे जो हमारा क्लास है क्या कहते हैं ये है प्रागैतिहासिक काल। इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। ऐतिहासिक काल का मतलब है क्या कहते हैं, एक मिनट, ऐतिहासिक काल का मतलब है जिसकी जानकारी के लिए हमें लिखित और प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। यूं समझ लीजिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। इसका आशय क्या हुआ कि इसकी जानकारी के लिए पतला कर लें थोड़ा। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए मतलब लिखित और प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्या कहा हमने, इसकी जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साक्ष्य आपके पास क्या है, उपलब्ध नहीं है। और अगर इसके लिए प्रमाणिक साक्ष्य जिसके लिए उपलब्ध है उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है और ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। यही हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। आगे देखिए, इसकी परिभाषा हो गई, हमने आपको बता दिया। मतलब फिर क्यों हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, चीजें कहाँ से मिली, चीजें पत्थरों से मिली, औजारों से मिली। धीरे धीरे हम लोगों ने क्या कहते हैं या क्या कहते हैं इतिहासकारों ने अध्ययन किया इसका और पता लगाया कि मनुष्य पहले कैसे रहा होगा, या फिर उन्होंने कैसे कैसे धीरे धीरे अपना जैसे अपनी वर्तमान की अवस्था है यहाँ तक आने में कैसा समय लगा, इसके पहले क्या करता वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करता था। ये सारी चीज़ों का अध्ययन धीरे धीरे करेंगे। देखिए, अधिकांश विद्वानों का कहना क्या है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व या फिर इससे भी पहले मनुष्य क्या था,
प्राइमेट्स था। प्राइमेट का मतलब क्या होता है? नर वानर, ठीक है। इसी से ही क्या हुआ, एक प्राणी का जन्म हुआ जो मानव के समान था, मतलब मानव पूरा पूरा नहीं था लेकिन मानव के समान था, अपने दो पैरों पे वो भी चलता था। जो प्राइमेट्स था वो दो, जैसे अब बंदर को देख लिया जाए, अगर बंदर चार पैर पे ना होकर दो पैर पे खड़े हो जाए तो कुछ ऐसा रूप मान के चलिए, इसीलिए कहा जा रहा है नर वानर, ठीक है। धीरे धीरे ये प्राणी बिच्छू से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए। अब क्या कहते हैं, कैसे कैसे इनमें परिवर्तन आया, ये परिवर्तन की घटना थोड़ा सा हम भूगोल को भी अध्ययन कर लेंगे यहाँ पे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा भूगोल का अध्ययन करने पे थोड़ी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, इसीलिए हमने भूगोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ ले आके आपको इतिहास के साथ में रख दिया, ताकि इसका अध्ययन करेंगे तो भूगोल से चीजों को लिंक करेंगे तो आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि सारे विषय हमारे परस्पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने पहले बता दिया कि सारे चीजों का केंद्र क्या है, मानव है। अगर मानव केंद्र है तो मानव के उपयोगिता अनुसार दिन से लेके रात तक या उसके बाहर से लेके घर में रहने तक जो चीजें जैसे होती है, बाहर जा रहा है तो कई लाज कई नियम कानून उस पर आते हैं। तो इस तरह की चीजों का अगर आप मानव को केंद्रित कर लोगे सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए देखिए अब क्या लिखा, इनका जीवाश्म फॉसिल भारत में क्या है, पहला नंबर तो नहीं मिला है। इसके जीवाश्म के नर वानर के भारत में नहीं मिले। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशिएशन के समय बताया गया कि ये उस समय मिले थे, ठीक है। बाकी कहाँ मिला, औजारों से मिलता है जिसका काल लगभग 25 कितना 2.5 लाख ईसा पूर्व रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए तो पिक्चर थोड़ा क्लियर होगी। प्राइमेट्स के बारे में समझ लीजिए, पहले हमने लिख दिया अच्छे से कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एक बड़ा अध्ययन का विषय बन जाता है और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं अच्छे से तब तक क्या कहते हैं आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए आगे बढ़ने के पहले हमारा पहला क्लास है, इसमें जितना आपकी समझ डेवलप होगी उतना आप अच्छे से तैयार हो पाएंगे, ठीक है। देखिए प्राइमेट्स का अर्थ नर वानर है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा इसके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। इस तरह के जो स्तनधारी जीव आते हैं उनको इसमें रखा जाता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मनुष्य बंदर ही की तरह ही रहा होगा। आगे देखिए, प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ऐसे प्राणी आज से 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निवास करते थे, ठीक। आगे देखिए, लेकिन हाल ही में इसके कुछ समय बाद हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली, पत्थरों में मिली होगी और क्या कहते हैं औजारों से अध्ययन किया गया होगा, उनके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले, मतलब और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है। इस विषय पर और खोज की आवश्यकता है। ये तो लिखा गया है कि अगर हम इस विषय पर और अध्ययन करेंगे तो एग्जैक्ट जानकारी हमें मिलेगी। जैसे हम अगर भूगोल का पहला लेक्चर पढ़ेंगे तो भूगोल के लेक्चर में पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, उत्पत्ति का अध्ययन कैसे किया गया, तो वहां भी हम क्या कहते हैं किसको लेंगे, वहां भी हम पत्थरों को लेंगे। पत्थरों का मतलब वहां आशय है भूगोल की भाषा में हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे। पहले जब चट्टानों का हम अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि चट्टानें कितनी पुरानी थी और किन चट्टानों पे किन चट्टानों में कैसी मिट्टियां पाई जाती थी, क्या वहां पानी था तो उसका कलर कैसा था, वहां खेती होती थी कि नहीं होती थी। उसी से इसको भी हम लिंक करने का प्रयास करेंगे। पहले पूरा देख लीजिए। अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे, मतलब सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए, देखिए ये भूगोल समझ लिए या सोशली समझ के चलिए कि क्या कहते हैं हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे की पिक्चर क्लियर नहीं होगी। देखिए एक अपना एक अलग काल है, कैम्ब्रियन पूर्व युग। कैम्ब्रियन के पूर्व क्या था, पृथ्वी का जन्म, पुरानी चट्टानों का निर्माण इसी समय हुआ था। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा कि कैम्ब्रियन युग में ये घटना कब घटी थी, ये सारे ऑप्शन दे देगा उठा के और पूछ लेगा इसी में से। अगर याद रहेगा तो आप तुरंत कर ले जाओगे। कैम्ब्रियन पूर्व युग मतलब यूं कुछ फिगर बना के आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले में क्या आ गया, कैम्ब्रियन युग आ गया। और कैम्ब्रियन युग के बाद क्या कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन और इसको बोलते हैं कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन भी जो क्या कहते हैं पैलियोजोइक युग का एक पार्ट है। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, कैम्ब्रियन में भारतीय विंध्यवा धारवाड़ पहाड़ी का उदय हो गया था। पहले पहाड़ियों के बारे में समझिए, जब पहाड़ियों का उदय हो गया तो इसी काल में पैलियोजोइक युग में क्या हुआ, आर्डोविशियन। आर्डोविशियन में क्या हुआ, ये युग जो चल रहा था इसमें मेरुदंडी जीवों का विकास हो गया। उसके बाद इसमें फिर क्या हुआ, सिल्यूरियन में क्या हुआ, फेफड़े वाले जीव व मछलियों का जन्म हुआ। अभी देखिए मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई है लेकिन उसके पहले क्या क्या हुआ ये समझने की बात है।
कैम्ब्रियन युग में, कैम्ब्रियन युग के पहले पृथ्वी का जन्म हो रहा है, पुरानी चट्टानों का निर्माण हो रहा है। फिर पैलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन में भारतीय बिंदवा धारवाड़ पहाड़ी का उदय हुआ। आर्डोविशियन में क्या हुआ, मेरुदंडीय जीव का उत्पत्ति हो गया, मतलब मेरुदंडीय जीव किसमें, आर्डोविशियन काल में आ गए थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में क्या हुआ, फेफड़े वाले जीव व मछलियों का जन्म हुआ। और डिवोनियन काल में क्या हुआ, डिवोनियन में जलीय व स्थलीय जीवों का उदय हो गया। मैंने पहले कहा ना कि पृथ्वी क्या कहते हैं, सूर्य से क्या कहते हैं अलग एक पिंड था, धीरे धीरे ठंडा होता गया। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ तो उसकी गर्माहट क्या हुआ, कम हुई, कम हुई तो धीरे धीरे ठंडा होता गया, फिर बर्फ कवर हो गई, बर्फ से फिर वो पानी का रूप लिया। इसी तरह हम पढ़ रहे हैं, पानी में पहले क्या आए होंगे, फिर क्या कहते हैं मेरुदंडी जीव आए, फिर फेफड़े वाले जीव, मछलियों का जन्म हुआ, जलीय व स्थलीय जीवों का उदय भी हुआ पानी होने से। डिवोनियन काल की घटना है ये। फिर कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं का उदय हो गया था, इसी को बोलते हैं कोल एरा, याद रखना, इसको बोलते हैं कोल एरा, कोयला युग। फिर पैलियोजोइक युग के लास्ट में परमियन आया, परमियन में आधुनिक कीटों का आगमन हो गया, कीटे जैसे तिलचट्टे आ गए, ये सारे गोजर, ये सारे इसमें आ गए थे परमियन युग में। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी ये पूरा इसी का पार्ट चल रहा है, हम इसमें पहुंच गए हैं। ये हो गया हमारा पैलियोजोइक। ऐसे फिगर बना लीजिएगा आप, और इसको सॉर्ट करना होगा तो इस टाइप का एक फिगर बना लीजिए, फिगर में छोटा छोटा लिख लीजिएगा। अगर हम फिगर बना देते तो दिक्कत होती, बहुत छोटा दिखता, फिर आपको ये फिर प्रोवाइड नहीं हो पाता। आगे देखिए, अब हम आ गए पैलियोजोइक में। पैलियोजोइक में हमारा ये सारा हो गया, समझ गए। पैलियोजोइक के बाद फिर आगे, इसके बाद चला मेसोजोइक। मेसोजोइक में 3 खंड हैं, इन तीनों को समझिए। ट्रियासिक आता है पहले, ट्रियासिक में क्या हुआ, यहाँ पे रेंगने वाले जीव आ गए, इसीलिए इसको बोलते हैं रेंगने वाले जीवों का काल, या रेप्टाइल्स बोलते होंगे शायद, रेप्टाइल्स एरा। जुरैसिक काल आया, जुरैसिक में क्या हुआ, डायनासोर की उत्पत्ति हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनासोर की उत्पत्ति हो गई। भी देखिएगा इसी में क्रिटेशियस में डायनासोर की विलुप्ति भी हो जा रही है, ठीक है। आगे फिर बढ़ेंगे, ये जो हमारा फिगर चल रहा था, ठीक है, प्री कैम्बियन, पैलियोजोइक, फिर आ गया हमारा मेसोजोइक, फिर मेसोजोइक के बाद क्या कहते हैं सीनोजोइक आ जाएगा। सीनोजोइक को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, सीनोजोइक के टर्सरी में और क्वार्टरनी में, ठीक है। क्रिटेशियस में डायनासोर की विलुप्ति हो गई। अब टर्सरी में देखिए, मतलब सीनोजोइक युग में क्या हो रहा है, ये पूरा क्या है, सीनोजोइक है। इसको हमने 2 कालखंडों में डिवाइड कर दिया, एक टर्सरी, दूसरा क्वार्टरनी। टर्सरी में पैलियोसीन, ओल्गोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन आता है, इसको प्योसीन भी लिखा रहता है कहीं कहीं। इसमें क्या हुआ, इसमें छोटे स्तनपाई चूहे का जन्म हुआ। ओलिगोसीन में खरगोश, गैंडा, सुअर आदि का उदय हो गया, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, मैच करने के लिए भी आ सकता है ये एग्जाम में। इयोसीन काल में क्या हुआ, मानव के समान मनुष्य पशु जंतु आ गए, मनुष्य के समान दिखने वाले पशु जंतु का उत्पत्ति इयोसीन में लगभग हो चुका था। मायोसीन में क्या हुआ, वन मानुष का उदय हो गया, जो हम प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं। प्राइमेट्स कब आया, वन मानुष का उदय हो गया इसी काल में, कब, मायोसीन, किसमें, सीनोजोइक के मायोसीन काल में। प्लायोसीन में आरंभिक मानव के पूर्वज आ गए, जो हमारे पूर्वज थे, जैसे होमोसेपियंस पढ़ते हैं ना, हमारे पूर्वज होमोसेपियंस इस युग में आ गए थे। अब देखिए इसी का क्वार्टनरी है, क्वार्टनरी में प्लिस्टोसीन एरा आता है, होलियोसीन। प्लिस्टोसीन युग में आधुनिक मानव, हिमयुग आ गया, आदि मानव रामापिथेकस के रूप में आ गया, और होलोसीन में इसी के क्या कहते हैं आधुनिक मानव का उदय हो गया। आधुनिक मानव का मतलब होमोसेपियंस क्या कहते हैं आ गया था। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास का कालक्रम कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होता है। और मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इसका डीप में अध्ययन क्या कहते हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी हम भूगोल की लेक्चर जो हमारी कल की होने वाली है उसमें ये कालक्रम पूरा खंड बताएंगे, और इसको हम पत्थरों के युग से पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, पहले चट्टानों का कालक्रम पढ़ेंगे, चट्टानों के कालक्रम से धीरे धीरे जब क्या कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति पे आएंगे, तब ये चीजें क्लियर होंगी। अभी इतिहास में जितना हमें जानना है उतना जानिए, जब इसका सबसे लास्ट सेगमेंट चलेगा, मतलब जो हम सबसे अंत में पढ़ाएंगे, जैसे भूगोल पढ़ाएंगे जो कल के लेक्चर होगी, उसमें इसको और बायोलॉजी को उठा के हम क्या कहते हैं ऐड कर देंगे। अब देखिए समझने वाली चीजें हैं और याद करते चलिए। प्राचीन इतिहास हमारा यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्राचीन इतिहास कितने कालक्रमों में बांटा गया है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हमने बताया आपको ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। जो प्राकृतिक काल था इसका क्या कहते हैं कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए क्या कहते हैं पत्थरों से हम इसका अध्ययन करते हैं। पत्थरों में क्या है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल,
पूरा पाषाण काल, प्राचीन पत्थर युग आया। इसमें क्या था, इसमें मनुष्य किस रूप में था, मनुष्य आखेटक व संग्राहक काल का था। मतलब मनुष्य आखेटक क्या करता था, आखेट करता था, जानवरों को मारता था, शिकार करता था और कुछ चीजों का संग्रह करता था। तो जो मनुष्य का ये काल है पूरा पाषाण, वो क्या था, वो आखेटक और संग्राहक का काल था। इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ये प्रश्न भी पूछता है। और क्या कहते हैं, इस समय आवास कैसे थे, शैलाश्रय के अधिवास होते थे मनुष्यों के। ठीक, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा पाषाण काल के आगे, मध्य पाषाण काल व मध्य पत्थर युग। इसमें मनुष्य क्या हुआ, इसमें मनुष्य आखेटक व पशुपालक काल था। मतलब अब पशु पालने लगा। अलग क्या हुआ कि मनुष्य यहाँ पे क्या कहते हैं, शिकार करता था, लेकिन वहां पे शिकार के साथ साथ पशुओं को पालने लगा। देखो मनुष्य के दिमाग में कैसी कैसी जीविका बढ़ रहा है। जब मनुष्य को पहले हमने जब पहला क्लास लिया था, ऐसे समझा रहा था आपको, तो हमने बताया था मानव को पहले किसी चीज का ज्ञान नहीं था। जब मानव के पास क्या कहते हैं आग का ज्ञान हो गया, तो क्या कहते हैं मनुष्य ने मांस को भूज के खाने लगा। पहले कच्चा मांस खाता था, उससे बाद बहुत सारे उसके दिमाग का विकास हुआ। आग के ज्ञान होने से कहते हैं कि क्या कहते हैं पूरा आधुनिक पूरा प्राचीन मानव पूरा परिवर्तित हो गया। पहले तो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जो पर्यावरण से लेता था वो दे देता था, लेकिन फिर क्या किया, उन्होंने नुकसान करना शुरू किया। औजार आया तो वृक्ष को काटना भी शुरू किया, पेड़ सुखा के आग जलाने का प्रयास किया, क्या क्या चीजें जलती थी उसको ज्ञान हो गया। तो फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे चीजों को पेड़ों को लगाना कम किया और उखाड़ना ज्यादा किया। जैसे अब धीरे धीरे मनुष्य आ गया तो और ज्यादा क्या कहते हैं, जैसे औद्योगिकरण आया और ज्यादा भविष्य के लिए अपने चिंतित हुआ, भौतिक विकास के लिए हुआ, चीजों को इकट्ठा करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए प्रयास करने लगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पर्यावरण की क्षति करने लगा, बहुमूल वृक्षों को काट के घर में ले आने लगा, रखने लगा। तो इस तरह की चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, आप देखते रहिएगा। फिर इसकी खोज किसने किया, जॉन इवांस ने किया। आवास कैसे था, नदी तट के किनारे चला गया। ठीक, मनुष्य कहाँ चला गया, तो मनुष्य को पानी का ज्ञान हुआ तो नदियों के किनारे रहने लगा और वहीं अपना अधिवास बना लिया, क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं कई तरह की चीजें उसको मिल जा रही हैं। नदी के किनारे रहने पे उसको पानी मिल जा रहा है, नदी से क्या कहते हैं वो क्या हो गया था, यहाँ पशुओं को अपने पानी पिला रहा है, वृक्षों को भी लगाना शुरू कर देगा, जहाँ पे उसको धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा, जौ वगैरह अन्य फसलों को उगाना शुरू कर देगा पानी से, वहीं खुद रहना शुरू कर देगा। तो पानी के पास जैसे इंडस्ट्रियां लगती हैं, धीरे धीरे क्या कहते हैं पानी के पास ही लोगों का आक्रमण हुआ। तो इन चीजों को अब आगे लिंक करते चलना। फिर आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में इसको नवीन पत्थर युग बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रथम खाद्य उत्पादन हुआ। मैंने कहा ना धीरे धीरे अभी क्या कहते हैं मनुष्य फसलों का उत्पादन भी करने लगेगा। पहिए व कृषि का आविष्कार इसी काल में हुआ। ठीक है, और ताम्र पाषाणीन काल को हम इसी में पढ़ेंगे। उसमें क्या है, इसको तांबे का युग बोलेंगे। तांबे का प्रयोग इसी समय हुआ। इस समय मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य का आवास कच्चे और पक्के अधिवास के रूप में आ गया। यहाँ नदियों के तट के किनारे बना के रहता था, और नवपाषाण काल में आवास जो है गर्त या अस्थायी आवास बनाने लगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कच्चे या पक्के अधिवास बनाने का प्रयोग करने लगा। जब कांस्य युग में आओगे तो कांसे का प्रयोग, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी में पूरा भी हम इसके अगले का चैप्टर जो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वहां के जब साक्ष्य जो हमको पाए गए, वहां मनुष्यों के पक्के मकान बने हैं और मकानों की आकृति ऐसी है जैसे आधुनिक तरीके की लगती है। तो इन चीजों का अध्ययन करेंगे। अब साक्ष्य के ही बेस पे हम इतिहास को पढ़ने के पहले प्रागैतिहास काल को पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन कहीं लिखा नहीं मिला हुआ है। इसलिए पत्थरों के अध्ययन से जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, इन लोगों ने खोजा हुआ है, इनके माध्यम से ये चीजें मिली कि मनुष्य पहले ऐसे ऐसे आधुनिक मानव में परिवर्तित हुआ और आधुनिक क्रियाकलाप में परिवर्तन अपना प्रारंभ किया। ठीक, फिर लौह युग आता है। लौह युग में मनुष्य लोहे का प्रयोग करने लगा। ये हम पढ़ेंगे वैदिक काल में। आगे आ जाइए, पूरा पाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, इसका वर्गीकरण हमने कैसे किया है देखिएगा। निम्न पूरा पाषाण युग, इसको फलक संस्कृति भी बोलते हैं। फलक संस्कृति में सोनी घाटी या सोहन घाटी और बोलन घाटी आता है। अब कैसे ये इंपॉर्टेंट है और आपको करना क्या है होमवर्क में, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे होमवर्क में आपको ये करना है कि आपको जो है क्या कहते हैं घर जाके, ठीक है, एक मैप बनाना है बड़े से पेज में, ऐसे पेज करके यूं करके मैप बनाना है। और मैप में सारे जो क्या कहते हैं वर्ड्स हैं उसको लिखने हैं, मेंशन करने हैं, किस राज्य में है, भारत में कहाँ पे है और आधुनिक समय में उसका नाम क्या है। उसके बाद एरो दे के वहां पे जो चीजें जैसे पाई गई हैं, जहां से जो साक्ष्य मिला है उसका वर्णन आपको करना है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे मित्रों तो पक्का बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। देखिए, फिर मध्य पूरा पाषाण युग, इसमें क्या है, इसमें सल्क संस्कृति बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमने फलक बोला और इसको हमने सल्क संस्कृति बोला। ये इसका साक्ष्य कहाँ मिला, सोन घाटी, बोलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। क्योंकि मनुष्य पहले क्या कि मनुष्य कहाँ चला गया, धीरे धीरे
मनुष्य चला गया नदियों के किनारे अपना आवास बना के रहने लगा। फिर आ गया उच्च पूरा पाषाण काल युग, मतलब निम्न मध्य उच्च, उच्च को सल्क या फलक शक्ति दोनों को मिला के बोला गया। इसमें क्या था, इसमें ये बोलन घाटी था क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र इसमें आता था, मध्य भारत का क्षेत्र आता था, गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता था। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है अभी हम आपको बताएंगे। इसमें कौन कौन से क्षेत्र पाए गए थे, कहां से कौन सा साक्ष्य मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तो लिखना उचित नहीं था, इसलिए जो मैं आगे पढ़ाऊंगा जहां पे जो क्षेत्र पाए गए हैं आप उसके नीचे अगर आप मेंशन कर लोगे तो आपका ये आधे पन्ने में एक अच्छा नोट्स बन जाएगा और एग्जाम टाइम में कम से कम 50 बार आप इसका रिवीजन कर पाओगे। यदि आप किताब से पढ़ोगे तो आपका रिवीजन करना असंभव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है आपके बेलन या बोलन घाटी से लोहदा नाला क्षेत्र से विश्व की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति है, जिसको मातृ देवी की प्रतिमा पूछते हैं। और ये परीक्षा में ये क्या कहते हैं बार बार आता है। देखिए ये जूम तो नहीं होगा और कोशिश कर रहे हैं अगर जूम हो जाए तो प्रयास करेंगे, क्या कहते हैं कि आपको हम जो है समझा दें, नहीं तो हम फिगर में लिखा देंगे, यहीं से समझा देंगे, आप मैप लेके देख लेना, समझा देंगे आ जाएगा। तो बोलन घाटी से लोहदा नाला क्षेत्र से विश्व की सबसे प्राचीनतम मूर्ति पाई गई। अब ये बताइए कि जैसे पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ये है कुछ इसमें दिख रहा है, ये पहलगाम है, ठीक है, डिंडवाना है, खेतड़ी है, सिंधु घाटी नदी है। देखिए अब यहां से आपको कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ये है बोलन घाटी, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है बोलन घाटी। जब पीपीटी अभी आपको मिलेगी तो आप देख लेना, इसी को ये बता रहा है कि बोलन घाटी से लोहदा नाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे एक क्षेत्र होगा लोहदा नाला, लिखा नहीं है लेकिन मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए आप मैप बना के, लोहदा नाला। वहां से क्या मिला, वहां पे मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अब आपको हम अगर शुरू से पढ़ाएं तो यही क्षेत्र क्या कहते हैं, कश्मीर का है। और पहलगाम किस क्षेत्र में आता है, पहलगाम कश्मीर के क्षेत्र में आता है। और सबसे पहले आप एरो देके इसी में लिख लीजिएगा। देखिए आपको नोट्स बनाना हम सिखा रहे हैं, ये सेगमेंट हमारा खाली है, यहाँ ऐसे लिखिए पहलगाम। पहलगाम कहाँ आता है, कश्मीर में आता है। ठीक, कश्मीर में किस नदी के किनारे आता है, इस नदी का भी मेंशन है, आप बताइए देख के। कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे आता है। और लिद्दर नदी के किनारे यहाँ क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई है। ठीक, हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई है। इसको आप ऐसे ही हूबहू लिखते चलना। जब कश्मीर में ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो पड़ता है पोतवार, पंजाब। ठीक है, पोतवार में क्या हुआ है, पंजाब में अगर ये क्षेत्र जो है पोतवार का है तो आप एरो देके वहीं लिख लीजिएगा। पोतवार पंजाब से क्या मिला है, वहां पे हस्त कुठार मिला है। ऐसे ही पीसी उसमें पूछता है, पीसीएस में हो गया या आरओ में या एपीएस का एग्जाम होगा, सीधा ऐसे पूछेगा कि हस्त कुठार का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, या फिर हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है। तो इन चीजों को मेंशन करेगा। आगे बढ़ोगे तो मध्य प्रदेश में पड़ता है हथनौरा। देखिए यहाँ मिटा भी रहे हैं क्योंकि छोटा जगह मेरे पास है, आप लिखते चलिएगा। यहां पड़ेगा हथनौरा। हथनौरा कहाँ है मित्रों, हथनौरा एमपी में है। ठीक है, अब देखिएगा हथनौरा से क्या पाया गया है, हथनौरा एमपी में है। और मिलेगा आपको भीमबेटका एमपी में मिलेगा। ठीक है, भीमबेटका के बाद आपको आदमगढ़ एमपी में मिलेगा। तो अलग अलग चीजों को देखिए, यहाँ मैप में बना भी होगा। आदमगढ़ है, भीमबेटका है मित्रों, और हथनौरा है। अब चाहिए तो अगर आपके पास स्पेस होगा तो आप यहीं पे लिख लीजिएगा। यदि आपके पास स्पेस नहीं होगा तो भीमबेटका में क्या पाया गया है, आदमगढ़ में क्या पाया गया, हथनौरा में क्या पाया गया, तीनों को आप एरो बना के लिख लीजिएगा अच्छे से। हथनौरा से लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं, यहाँ से मानव की खोपड़ी पाई गई है। ठीक है, हथनौरा से आपका मानव की खोपड़ी पाई गई है। और भीमबेटका से जो है शैलाश्रय निवास पाया गया है। मानव खोपड़ी पाई गई है, यहाँ पे क्या मिला है, शैलाश्रय निवास मिला है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, आगे का है आदमगढ़। आदमगढ़ से शिल्प के उपकरण पाए गए हैं। आदमगढ़ से यहां लिख लीजिए शिल्प उपकरण पाए गए हैं, और वो किसके हैं, शैल के हैं। ठीक है, शिल्प उपकरण पाए गए हैं। सीधा पूछा है आपसे प्रश्न कि शिल्प के उपकरण कहाँ पाए गए हैं। आगे जब थोड़ा सा और आप बढ़ोगे, ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से मैं लिख के दे रहा हूँ कि इस पूरे क्लास से, जो आज की क्लास हो रही है, यहाँ से हर साल एग्जाम में एक प्रश्न आता है। और एक प्रश्न का कितना अपना मूल्य होता है आप समझते हैं। जब किसी एक प्रश्न से आपकी परीक्षा पास नहीं होती है तो समझ में आता है कि काश मेरा एक प्रश्न और सही हो जाता तो हो जाता।
और यहाँ पे हम आपके एक एक प्रश्न की तैयारी करा रहे हैं, एक एक घंटे का समय निकाल के। और क्या कहते हैं, हमारी क्लासेस सारी निःशुल्क है, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई बैच नहीं, सारी फ्री क्लासेस हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, हमारी क्लास करके आप टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज का अपना टीम जो भी कर रही है, खर्च कर रही है, वो बना रहे हैं अपना, वो थोड़ा मोड़ा कास्ट ले रहे हैं 500-600 के करीब, वो आपके फोटोकॉपी से भी कम है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसकी क्लास अलग से आ रही है और अच्छी से क्लास आ रही है कि आपका एक प्रश्न से 40 प्रश्न पर आप 40-50 प्रश्न क्या कहते हैं, तो आपके ऐसे ही बढ़ जा रहे हैं। एक से मतलब 10 प्रश्न अगर तैयारी कराएंगे तो वो अपने आप में 140 से 1400 हो जाएगा। तो अच्छी तैयारी आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आइए, हम आ गए कहाँ पे, हम आ गए पंजाब देख लिए, हम कश्मीर देख लिए और हम मध्य प्रदेश देख लिए। अब आ जाइए पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ पड़ता है आप भी बताइए। पल्लवरम पड़ेगा मद्रास में, और मद्रास में किस चीज का साक्ष्य पाया गया है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, और हमने यहाँ पे पल्लवरम आपको लिखा भी दिया होगा। लिख लीजिए पल्लवरम है, ठीक है। और ये गुडियाम है। ये क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पल्लवरम भी मद्रास में है, गुडियाम आपका मद्रास में है, अतिरपक्कम मद्रास में है, नेवासा मद्रास में है, ठीक है। ये सारे नाम याद करिएगा। अतिरपक्कम है, निवास है, ये सारे वो क्षेत्र पहले क्या था, पहले वो सारे क्षेत्र मद्रास के थे। और इन क्षेत्रों से हैंड एक्स पाई गई है, नोट कर लीजिएगा एकदम। हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई है। देखिए गलत ना हो कहीं से आपका कोई चीज, ठीक है। और निवासा जो अलग से पढ़ते हैं, निवासा से क्या कहते हैं, उच्च कोटि के उपकरण पाए गए हैं। एग्जाम में ऐसे पूछा गया सबसे अच्छे किस्म के उपकरण कहाँ पाए गए हैं, वो कहाँ से पाए गए हैं, निवासा से पाए गए हैं। तो हमारा ये बताने का उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं स्थल हैं, जैसे कि जो हमारी पिछली पीपीटी थी ये वाली, आप यहीं से मध्य भारत में कौन से क्षेत्र हैं आप मेंशन कर लीजिए। गुजरात में क्या था, महाराष्ट्र में क्या था, कर्नाटक में क्या था। हमने कुछ एग्जांपल्स दे दिया आपको बताने के लिए। बोलन घाटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं नीचे लिख लीजिएगा। उसके वहां से क्या क्या पाए गए, ये आपका होमवर्क है। और आप अच्छे से और चीजों का मेंशन करिए, जैसे परीक्षा में जो आने वाली चीजें हैं वो हमने आपको बता दिया। अगर कुछ चीजें छूट रही होंगी तो आप उसको अपने आप से मेंशन कर लीजिएगा। आगे आइए, आगे आ गया हमारा मध्य पाषाण काल। पहले इसको देख लीजिए। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। जब ये पाषाण काल हम पढ़ने लगे थे तभी आपको बता दिया कि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य पाए गए हैं, लिखित साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ हम पत्थरों के आधार पर पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, लघु पाषाण उपकरण इन्होंने खोजा था। फिर क्या हुआ, मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इनको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण कहा गया, इसी से इसका नाम माइक्रोलिथिक एरा भी पड़ जाता है। इस युग को आखेटक व पशुपालक काल के रूप में जाना जाता है। हमने पहले ही पीपीटी में आपको बता दिया। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम प्राप्त हुए। अभी आपको हम बताएंगे कहाँ से पाए गए। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ 1968 ईस्वी से 70 तक की बीएन मिश्र द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले, जिनका नाम है जम्बू द्वीप और ठेठी द्वीप। पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था। इसका सर्वप्रथम साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ। पीछे देखिए आदमगढ़ से क्या मिला है आपको, हमने आपको अभी कुछ बताया था कि यहाँ पे आदमगढ़ क्षेत्र था ना। आदमगढ़ क्षेत्र से क्या मिला था आपको हमने पहले बता दिया कि शिल्प के उपकरण उच्च कोटि की यहीं से पाए गए थे, आदमगढ़ से ही। तो आदमगढ़ से यहाँ पाषाण काल में भी इसका अपना महत्व था। और पशुपालन मध्य पाषाण काल से इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, आदमगढ़ से पाया गया, ठीक। आगे बढ़िए, ये कुछ क्षेत्र हैं। जैसे मध्य पाषाण काल में हमने आपको पहले बता दिया मनुष्य आखेटक व पशुपालक के रूप में हो गया था। विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से पाया गया था। ये सिंधु नदी आपकी हो गई। अब अच्छे से देखिए, यमुना नदी हो गई, गंगा नदी। मनुष्य पहले क्या करता, नदियों के किनारे बसने लगा था। अब जो वर्ड है ये बागौर आपका, दमदमा है, महादहा है और नहरना, ये सरा नहरना, ये उत्तर प्रदेश है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सरा नहरना का, तो मैं यहाँ के बारे में भी अभी आपको अच्छे से बताऊंगा। और ये बागौर है, चौपानी मांडो है, आदमगढ़ है। आदमगढ़ अपने आप में पूरा पाषाण काल में भी इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण काल में भी अपना इसका इंपॉर्टेंस है। तो एक एक का वर्णन आप अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताते चलूंगा, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। बागौर, बताइए बागौर कहाँ पे है। बागौर जो है राजस्थान में है और ये कोठारी नदी पे पड़ता है। यहाँ पे कोठारी नदी का अगर मेंशन नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा, बागौर में यहाँ कोठारी नदी पड़ती है
और आगे डैश दे के लिखिए, या इसी में जगह होगी तो एरो बना के लिख लीजिए, नहीं जगह होगी तो लिख लीजिए। ये किस नदी के किनारे पड़ता है? कोठारी नदी। और ये शब्द ऐसा है कि परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बागौर कहाँ है? राजस्थान, कोठारी नदी पे पड़ता है, और सबसे बड़ा आवास स्थल यही पाया गया था, ठीक है। सबसे बड़ा आवास स्थल आपका यहीं से पाया जा रहा है, ठीक। और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपका क्या पड़ेगा, देखो वहां लिख रहा होगा गुजरात में लंघनाज, गुजरात में लंघनाज होगा। अगर लंघनाज नहीं है गुजरात में तो आप गुजरात में लंघनाज को मेंशन कर लीजिए और लिखिए वहां पे गुजरात में लंघनाज में क्या पाया गया, मतलब रेत के टीले पाए गए हैं, और मानव के क्या कहते हैं, कंकाल भी यहीं पाए गए हैं। नहीं है तो आप एरो बना लीजिए, और वहीं गुजरात जहां पे क्षेत्र आता है, गुजरात में एक क्षेत्र का नाम है लंघनाज, यहाँ पे मानव कंकाल भी पाए गए हैं और रेत के टीले पाए गए हैं, ठीक है। और देखिए मध्यपाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, जो कि पशुपालक का सर्वप्रथम साक्ष्य था। और ये आदमगढ़ बागौर से इसके भी साक्ष्य पाए गए हैं, मैंने एरो दे के बना दिया है। गैरिक मितभान पाया गया है, कहाँ से लिख दिया है, पढ़िएगा। स्तंभगर्त का अभी हम चीजे धीरे पे एक क्रम से हम यहीं पे आपके आ रहे हैं। जैसे ये मादहा में क्या लिखा है, एक ही कब्र से, ठीक है, 3 मानव के समाधि साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सरानहार रास है, प्रथम मानव अस्थिपंजर के अवशेष यहीं से पाए गए हैं। दमदमा से क्या 41 मानव के शव पाए गए हैं, मतलब मनुष्यों के काफी शव पाए गए यहाँ से, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब प्लेस है, वो क्या कहते हैं वहाँ का, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, तो लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी से क्या पाया गया, जो जम्बू द्वीप आपका ठेरो द्वीप था वो वहीं पे था, ठीक है। वहां पे प्रसिद्ध शैलाश्रय पाए गए हैं, वहीं उसी का नाम जो है जम्बू द्वीप और ठेरी द्वीप, ठीक, ये लिख लीजिएगा। एक प्लेस यहाँ पे टेरी आता है, तमिलनाडु में परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए हमने जोड़ दिया आपको। तमिलनाडु में टेरी आता है, टेरी जो है इसमें से क्या मिला है, ये इसमें से जो है यहाँ पे कुछ अच्छे किस्म के पत्थर पाए गए हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। टेरी में कुछ अच्छे किस्म के पत्थर पाए गए हैं और कच्चा माल पाया गया। जो परीक्षा में प्रश्न आया था वो आया था कि कच्चा माल कहाँ से पाया गया है, तो कच्चा माल जो है यहीं से पाया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मध्यपाषाण काल। अब आप आ जाइए नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एरा में। वो यूनानी भाषा का नियो शब्द, नियोलिथिक एरा बता रहे हैं आपको ना, प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहते हैं। भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर प्राइमेट को जाता है, नोट कर लीजिएगा। जो 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग शुगूर नामक स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम पालिशदार कुल्हाड़ी के उपकरण खोजे थे, ठीक। और सर्वप्रथम 1807 में ले मिसूरियर ने उस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की लैंस नदी घाटी में प्राप्त किए थे। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में। ये तो हो गया आपके लिखने के लिए, आप इसको पढ़ते रहिएगा, लेकिन इसमें जो जानने वाली चीजें हैं इंपॉर्टेंट है वो आप देखिएगा। ये फिगर है, शायद फिगर में बहुत कुछ क्लियर नहीं होगी, बुक है, ये बुक मुझे बड़ी प्यारी है, इस बुक को आप जरूर लेके पढ़िएगा। ज्ञान की बुक आती है, तो ज्ञान की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसलिए कि क्या कहते हैं, ज्ञान की बुक में चीज़ों को एक जगह दिया गया है। मैप बना नहीं तो हम वहाँ से इस मैप को ले आए कि उस बुक में कितना अच्छा सा आपके लिए दिया गया है। और ये बुक मार्केट में मुझे लग रहा है कि अवेलेबल रहती है, और हर सब्जेक्ट का आप इस बुक को ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन हम अगर कभी कभी फिगर या कुछ चीज़ों को मेंशन करेंगे तो आप इस बुक से देखिएगा जरूर, इसको खरीदिएगा जरूर, ठीक है। देखिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में जो भी जानकारियाँ थी वो आपको हमने बता दिया। और अब इसके प्लेसेस देख लीजिए, जैसे कि अगर इसमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में एक प्लेस है ये मेहरगढ़, ठीक है। अब मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, यहाँ पे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। आप नोट करते चलिए, यहीं पे मेहरगढ़ में क्या हुआ, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है, ठीक है। एक प्लेस और देखिए, कश्मीर में है बुर्ज होम। अब इसे मुझे लोकेशन से पता है तो मैं मैप कर दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है लोकेशंस को तैयार करने का प्रयास करिए कि लोकेशंस आप कभी मत भूलिए, आपको भूगोल में बहुत काम आएगा। अभी कश्मीर के दर्रे पढ़ाएंगे तब आपको ले चलेंगे वहाँ पे जब भूगोल पढ़ाएंगे। बुर्ज होम लिख लीजिए। इसमें क्या हुआ, ये झील के किनारे गर्तावास का साक्ष्य यहीं से पाया गया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बुर्ज होम से बनता है कि कुत्ते के साथ मानव का साक्ष्य, कुत्ते के साथ मानव दफनाया गया था, उसका साक्ष्य बुर्ज होम से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़िए, गुफकराल, गुफकराल भी यहीं पे पड़ता है, यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य पाया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही ये है गुफकराल,
ठीक है, यहाँ भी साक्ष्य उसी का पाया गया पशुपालन का, लेकिन क्या कहते हैं मृदभांड और सिलबट्टे जो है गुफक राल से पाए गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नवपाषाण काल के स्थल हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, वो हम आपको क्या कहते हैं अच्छे से बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश के साइड में आइए, गुफकराल हो गया आपका, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिख रहा है कोल्डीवा। ठीक, कोल्डीवा में क्या है, कोल्डीवा पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, कोल्डीवा यूपी में है। खेती का विश्व का सबसे पुराना साक्ष्य कोल्डीवा में पाया गया है, नोट कर लीजिए। यहीं पे एक चीज और बता दें, यहीं पे लहुरा देव शब्द आता है, संत कबीर नगर में है, तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य भी यहीं पाया गया था, लहुरा देव संत कबीर नगर से। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, लहुरा देव संत कबीर नगर से चावल का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, मतलब विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से पाया गया है। आगे बढ़ेंगे तो मगहरा पड़ता है यूपी का। ठीक है, नोट कर लीजिए, मगहरा पड़ता है यूपी का। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे साथियों गोलाकार झोपड़ी पाई गई है। प्रश्न पूछेगा झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं या गोलाकार झोपड़ी कहाँ पाई गई है, तो मगहरा से मिलती है। और यूपी में एक और इंपॉर्टेंट शब्द है, देखिएगा अगर लिखा होगा तो ठीक है, मगहरा या फिर यूपी में एक और इंपॉर्टेंट है चौपानी मांडो। ये परीक्षा में तो बहुत आया है। देखिए अगर एक आधा प्रश्न आ गया तो तुक्का मार के कर लेगा, लेकिन मैच करने के लिए आ गया, जैसे आपको यही शब्द उठा के दे दिया और दे दिया नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल, तो आपको दे दिया एरो बना के मैच करने के लिए ताम्र पाषाण काल दे दिया, कांस्य युगीन काल दे दिया, तो ऐसे भी दे सकता है। प्रश्न बनाने के तरीके कई होंगे, तो इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। थोड़ा सा भी अगर दिक्कत करेंगे तो गड़बड़ा। हाँ, हम क्या कर रहे थे, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो में लिख लीजिएगा कि मधुमक्खी के साक्ष्य यहीं से पाए गए हैं। मधुमक्खी के साक्ष्य चौपानी मांडो से पाए गए हैं। आगे बढ़िएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो साथ में बिहार की भी बात कर लें। बिहार का एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिरान। चिरान देखिएगा, चिरान सारण जिला में पड़ता है, आपको बता दे रहा हूं जानकारी के लिए। चिरान जो है सारण जिले में पड़ता है। यहाँ पे हिरण के सींग पाए गए हैं, मतलब हिरण के सींग के साक्ष्य जो है यहीं से पाए गए हैं, नोट कर लीजिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पश्चिम में आता है, बार बार परीक्षा में पूछा गया, ये लिखा भी होगा, संगन कल्लू। ठीक है, ये लिखा है संगन कल्लू। ठीक है, यहाँ ये आता है कर्नाटक में, और कर्नाटक में यहाँ क्या पाया गया, यहाँ राख के टीले पाए गए हैं, नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक के संगन कल्लू में क्या पाए गए, राख के टीले पाए गए हैं। ठीक है, और एक वर्ड यही कर्नाटक में और आता है, लिखा हुआ होगा पिकली हल। ये लास्ट वर्ड है आपका यहाँ का, मैं जो बता रहा हूँ, बाकी तो वर्ड्स तो बहुत हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो पिकली हल। पिकली हल में गाय, बैल, बकरी, भेड़ ये साक्ष्य पाए गए हैं। ये कहा जाता है कि गाय, भेड़, बकरी उस समय नवपाषाण काल के पहले पाले जाते थे, आइसेरा में पाले जाते थे। ठीक है, अब ये वही है चीजें जो अभी हमने आपको बताया था। मध्ययुग के स्थल उत्तर प्रदेश में क्या है, आदमगढ़, होशंगाबाद, भोपाल के समीप ये बोधौर है, सिद्धि के समीप राजस्थान में बागौर है, उत्तर प्रदेश में मेहरगढ़ के बारे में बता दिया, मेजा के समीप पड़ता है, सराहना आ रहा है, प्रतापगढ़ के समीप पड़ता है, जो हमने आपको बता दिया। और ये जब आप क्या कहते हैं भारत का जब मैप बना के आप चीज़ों को जब मेंशन करोगे, ठीक है, गुजरात और पंजाब की चीज़ें, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर की चीज़ें आ गई, उत्तर प्रदेश का आ गया, फिर मध्य प्रदेश का आ गया, तो मतलब मुझे लग रहा है समझ आपकी अच्छी बनेगी। और आप 5 मिनट के लिए ऐसे आप अपना मैप खोल के फिगर देखेंगे, आपको 50 शब्दावलियां एक साथ तैयार हो जाएंगी। तो ये तैयारी करने का सही तरीका होता है। आगे जुड़िए हमसे, अपने मित्रों को भी जोड़िए और थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए और क्लास का इंटरटेन करिए। चूँकि मैं भी क्या कहते हैं, आप लोग नहीं सीन करते हो तो हताश हो जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप अपने मित्रों को भी बताइए, और कोशिश हमारी यही है कि आपका एग्जाम मैं निकलवाऊँ। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ गया वो लड़का?